Hey guys, welcome back to my channel. I am back with a new video. So today my topic is rehabilitation on medicine. This is your 4th year subject. So अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ ज़्यादा लेंदी नहीं है, कार्डियो के कंपैरिजन में इसका सिलेबस थोड़ा कम है बट थोड़ा अलग है. अब अगर मैं बात करूँ चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. चैप्टर 2 में है एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी. इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है आपके फेजेस ऑफ डिसेबिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3 लेवल पता होने चाहिए. टोटल 3 फेजेस होते हैं डिसेबिलिटी के, याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 3 व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, ये भी बहुत पूछा जाता है. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन यूनिट, ये भी बहुत आता है. इसका एक डायग्राम भी है जो कि आप पढ़ोगे. मेनली कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है एक रिहेबिलिटेशन यूनिट को कवर करने के लिए, जैसे कि एक सर्जन, एक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोटिक, प्रोस्थेटिक्स और आपके नर्सेज, बहुत सारे हैं. मेनली रिहेबिलिटेशन यूनिट्स में कौन कौन अपना बेस्ट देता है वो सब कुछ है इसमें. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 5 डिसेबिलिटी प्रिवेंशन, evaluation and principles of rehabilitation management. So this is same chapter 3 and chapter 5. In case of chapter 6 what are the role of physiotherapy in rehabilitation, ये भी important है. chapter 7 communication disorder, mainly 4 होते हैं total communication disorders, आप पढ़ोगे. Now in case of chapter 8 brief outline of psychosocial and vocational aspect of rehabilitation. इन केस ऑफ चैप्टर 9 ऑक्यूपेशनल थेरेपी. ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या वो जान लीजिए आप. ओटी में हम ये सिखाते हैं कि कैसे किसी की फाइन स्किल्स को अच्छा बनाना है. अगर किसी की ग्रिप अच्छी नहीं है और वो चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो उसका मेनली ओटी हम करते हैं. उसके कौन कौन से ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम कर सकते हैं. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 10 एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग. एडीएल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चैप्टर 10 लॉन्ग में बनता है इसका क्वेश्चन. कौन कौन से एडीएल्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल है, बहुत सारे हैं, वो आप पढ़ोगे. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 11 ब्रीफ आउटलाइन ऑफ बेसिक कम्युनिटी मेडिसिन विद स्पेशल रेफरेंसेस टू कम्युनिटी. इसमें क्वेश्चन आता है रोल ऑफ सीबीआर. क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा जैसे सेरेब्रल पाल्सी के केस में आप सीबीआर क्या रोल प्ले करता है. क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा एग्जाम में बिकॉज यू आर स्टडिंग इन योर फाइनल. बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे. आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा 4th ईयर में, इतना आप जान लीजिए. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 12 रूरल और अर्बन सेटअप्स, इसमें मेनली डे केयर के क्वेश्चंस आते हैं. जैसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना क्वेश्चंस इससे नहीं पूछा जाता है. इन केस ऑफ चैप्टर 13 वो भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. चैप्टर 14 सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसमें क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं. मेनली प्रैक्टिकल्स में, वाइवा में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मेनली जैसे यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, या दानिदा का फुल फॉर्म, या यूसेट का फुल फॉर्म क्या है, एफएओ का फुल फॉर्म क्या है. वो जानना ज़रूरी है. एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ थ्योरेटिकल पेपर में तो इसके शॉर्ट आंसर्स बहुत बनते हैं. बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ज़रूर इसको तैयार कर लीजिएगा. मेनली जैसे केयर है, इसका भी फुल फॉर्म है, रेड क्रॉस है. इन सब के फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए क्योंकि अगर एग्ज़ाम में अगर आप याद करोगे वाइवा में डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा. इन केस ऑफ चैप्टर 15 आंगनवाड़ी वर्कर, मेनली आपने जो कम्युनिटी मेडिसिन 3rd ईयर का सब्जेक्ट पढ़ा था कुछ टॉपिक्स उसी से रिलेटेड हैं. जैसे आपके पीएचसी, सीएचसी सेम वही है, प्राइमरी हेल्थ केयर वही आप लिख सकते हो. यू विल गॉट मैक्सिमम मार्क्स. नाउ इन केस ऑफ चैप्टर 16 व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन सीबीआर एडीएल, ये आप तैयार कर लीजिए. सीबीआर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन का, तैयार कर लीजिएगा सीबीआर का. नाउ इन केस ऑफ ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरे रिहेबिलिटेशन मेडिसिन का, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली लॉन्ग से ही बनता है. अगर मैं ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक की बात करूँ क्वेश्चंस बनते हैं आपके टाइप्स, जैसे कि लोअर लिम अपर लिम से ही क्वेश्चन आएंगे. मेनली ब्रेसेस भी पूछे जाते हैं. जैसे कौन कौन से स्प्लिंट्स हैं, जैसे रेडियल के लिए आप कॉकअप स्प्लिंट यूज़ करोगे, टेलर ब्रेस यूज़ करोगे स्पाइनल में. ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं इससे
जो कि आपने पहले पढ़े हैं। अब मैं वॉकिंग एड्स की बात करूँ, ये आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो, जैसे आप कौन कौन से केन्स हैं, क्रचेस हैं, एक्सिलरी क्रच है और आपके एल्बो क्रच है, आप कौन कौन से वॉकिंग एड्स पढ़ चुके हैं वो सब कुछ आ जाएगा इसमें। नाउ इन केस ऑफ व्हील चेयर, व्हील चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली जो क्वेश्चन आता है ये लॉन्ग में ही बनता है व्हील चेयर। और डायग्राम ज़रूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि व्हील चेयर का डायग्राम अक्सर आता है एग्जाम में, और व्हील चेयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। सो इफ़ आई विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती जा रही हूँ आपको। मेनली फेजेस आते हैं, रोल और प्रिंसिपल आता है, फिजियो मेनली रिहेबिलिटेशन का क्या है, CBR क्वेश्चन बनता है, फिर आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी कौन कौन से हैं वो, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो 4 हैं वो आप याद कर लीजिएगा, रोल ऑफ CBR चैप्टर 14 सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन सब के फुल फॉर्म्स ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं। अब अगर मैं चैप्टर 15 से क्वेश्चन लूँ तो आंगनवाड़ी वर्कर हो गया, या फिर आपका आशा ASHA वो भी बहुत आता है, एग्रीबिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट उसका फुल फॉर्म बहुत आता है, PHC CHC इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने कम्युनिटी मेडिसिन 3rd ईयर में पढ़ चुके हैं, सेम है, कोई चेंज नहीं है। मेनली CBR क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे, आपको को रिलेट करके बताना पड़ेगा। और ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक तो ज़रूर ही आता है, और इसके डायग्राम जितना हो सके उतना डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करिए क्योंकि थोड़े से टिपिकल डायग्राम्स हैं। कौन कौन से एंकल फुट ऑर्थोसिस है और ब्रेसेस हैं, स्प्लिंट्स हैं, उन सबके नाम, डायग्राम किस में कौन सा यूज़ करेंगे वो आपको आना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि वाइवा में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिहेबिलिटेशन मेनली आप कैसे रिहेबिलिटेट करो उस इंसान को, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लगनी है वही सब कुछ आप पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आई होप this video will help you in your exam. So if you are having any query related to this subject, you can comment me in the comment section. So thank you for watching my video and keep supporting me. Thank you.